बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हमारे पास ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारे लिए निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास 3 टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इस फ्लक्स पे बेस करते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया तो वो तीनों टॉपिक जो हैं वो क्या हैं, बिल्कुल हलवा हैं। ये जो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। निहायत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। अगर वो आपको समझ आ गए, उनका आपको कॉन्सेप्ट आ गया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निहायत ही आसान आपके लिए बन जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो हम मेन पॉइंट्स इसमें पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। मतलब इसके मेन पॉइंट्स, पहली चीज़ हम देखेंगे फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि फार्मूला उसका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है। चौथी चीज़ हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया ए। निहायत इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी लाइनें मैंने रेड कलर से लिखी हुई हैं ये इसके 3 पॉइंट निहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो हम इसकी 5वीं चीज़ देखेंगे वो कौन सी होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा। कि थीटा ये जो एंगल है ये किसके दरमियान होता है, ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। छठी चीज़ हम देखेंगे केस 1, कि कब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। 7वीं चीज़ जो हम देखेंगे केस 2, कि कब हमारे पास फ्लक्स मिनिमम होगा। 8वीं चीज़ जो हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारे पास यूनिट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला पॉइंट हमारे पास आता है फ्लक्स, कि फ्लक्स क्या है। सबसे पहले एक चीज़ नोट करें कि हम फ्लक्स को डिनोट करते हैं एक ग्रीक वर्ड फाई से। ये क्या है, हमारे पास फ्लक्स का सिंबल है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आती है वो कौन सी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमारे पास कोई भी एरिया एलिमेंट है, कोई भी सर्टेन क्या है, एरिया एलिमेंट है, और ये हमारे पास क्या है, कोई भी फील्ड लाइंस हैं। कितनी फील्ड लाइंस हैं, 1 2 3 4 फील्ड लाइंस हैं। अब ये क्या हो रही है कि इस एरिया एलिमेंट में से गुजर रही हैं। जब ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया एलिमेंट में से गुजरेंगी, सर्टेन एरिया में से गुजरेंगी, तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इस एरिया में से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी उतना कम फ्लक्स होगा। फिलहाल सिर्फ इतनी बात याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब सर्टेन एरिया में से पास करती हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट चीज हमारे पास कौन सी आती है, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस चीज पे करता है। अब याद रखें कि हमारे पास अगर कोई भी एरिया है, हम कह लें कि वो हमारे पास एरिया किस तरह पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, और इसमें से हमारे पास कितनी लाइंस गुजरी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी हैं, एक ये एक ये। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी हैं। अब हमें कोई पूछे कि इसका फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट, यही हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स होता है। अब इसका फ्लक्स इतना होगा, हम कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं, लिहाजा जो इसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास कितना होगा, 2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यही एरिया एलिमेंट है, यही एरिया एलिमेंट है, और अब 2 की बजाय इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अब हमें कोई कहे कि इसका हमें बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो हम कहेंगे कि फाई, इसके साथ भी छोटा सा ई लिख दें क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करेगा। फाई ई इज इक्वल टू 4। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्टेन एरिया एलिमेंट में से गुजरी थी तो हमारे पास जो फाई ई आया था वो कितना था, 2। जब उसी सर्टेन एरिया में से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरी हैं तो फ्लक्स हमारे पास कितना आया है, 4। यानी पहली चीज़ तो हमारे पास होगी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की,
कि ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा उतना फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास कि ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर एरिया पे। इसकी कहानी भी आपको आगे चल के बताते हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैंने क्या कहा था, एक एरिया पे भी डिपेंड करता है कि अब एरिया पे ये किस तरह से डिपेंड करता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एरिया एलिमेंट है, कोई भी एरिया एलिमेंट है, और यहाँ से क्या हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब यहाँ पर देखें टोटल हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, 1 2 3 4। सर्टेन एरिया में से हमारे पास कितनी पास कर रही हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब है कि इसका फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, phi = 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैंने क्या कर दिया, ये जो सर्टेन एरिया एलिमेंट है इसको मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब मैंने क्या किया कि छोटा एरिया लेने की बजाय मैंने कोई बड़ा सा एरिया कंसीडर कर लिया। अब क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगी, इसमें से पास कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने एरिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब मुझसे कोई पूछे कि इसका मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हैं, यानी कि phi = 4। अब यहाँ पर देखिए फ्लक्स 2 था, यहाँ पर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 है। इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। यानी कि डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पता चला कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक ई पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक एरिया वेक्टर पे। और हमें पता क्या चला कि जो हमारे पास phi होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ हमें पता चली कि ये जो phi होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एरिया वेक्टर के भी। यानी कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। अभी इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक बुक की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, ये कोई भी एरिया है, ये क्या है, कोई भी एरिया है। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास मार्कर है, ये कितने हैं, 4 मार्कर हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ से 2 मार्कर उठाए और मैंने क्या किया कि इस एरिया एलिमेंट में से गुजार दिए, तो इसका फ्लक्स इतना आया, 2 आया। अब मैंने क्या किया कि 4 मार्कर उठाए और इस एरिया एलिमेंट में से मैंने क्या कर दिया, गुजार दिया। तो आपसे कोई पूछे कि फ्लक्स किस में ज़्यादा होगा, जब मैंने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें भेजी हैं तो ज़्यादा था मार्कर की सूरत में, या जब 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया एलिमेंट में से गुजारी हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है। तो आंसर होगा कि जब 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से गुजरी हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया एलिमेंट में से ज़्यादा पास करेंगी उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। और जितना ये एरिया बड़ा होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लूँ तो हो सकता है मेरे पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 2 गुजर जाएँ, एक ऊपर से गुजर जाए, एक नीचे से गुजर जाए। लेकिन अगर हम छोटे से एरिया की बजाय ये बड़ा सा एरिया ले लें तो क्या हो जाएगी, चारों की चारों इस एरिया में से गुजर जाएंगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स बढ़ेगा। तीसरी चीज़ जिस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो है थीटा। ठीक है, उसकी कहानी जब हम थीटा पे पहुंचेंगे तो फिर देखेंगे कि किस तरह से ये इस पे डिपेंड करता है। अभी नेक्स्ट चीज़ हम इसमें देखते हैं कि दुनियावी अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें मेन पॉइंट है। अगर ये समझ आ गया तो पूरा टॉपिक समझ आ गया, इसीलिए कोशिश करें कि इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएं। हम क्या कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें मैं अपने गार्डन में क्या कर रहे हैं, पाइप से पानी वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोई भी पानी आ रहा है और इस पाइप में से क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहा है।
अब यहाँ पर क्या करें हैं कि ये तो हमारे पास वो पाइप है जो हम गार्डन में यूज़ करते हैं किसी पानी वगैरह पौधों को देने के लिए। अब एक और है हमारे पास ट्यूबवेल का पाइप। ये हमारे पास क्या है, ट्यूबवेल का पाइप। जब ट्यूबवेल का पाइप है तो उसमें से आपको पता है कि पानी हमारे पास ज़्यादा फ्लो होता है। अब हम कहें यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास एरिया एलिमेंट है ये भी क्या है, छोटा सा है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्ज करें गुजर रही हैं पानी की सूरत में, और यहाँ पर क्या है, एरिया बड़ा है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही है पानी की सूरत में फॉर एग्जांपल। तो अगर हमसे पूछे कि ये देखिए एरिया एलिमेंट भी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे से गुजर रही हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यहाँ भी ये एरिया एलिमेंट बड़ा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब कोई पूछे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है या यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एरिया छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम है। यहाँ पर एरिया बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी ज़्यादा हैं, लिहाजा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें डिस्कस करनी है वो कौन सा है, फार्मूला इसका हमारे पास क्या होता है। तो फार्मूला इसका हमारे पास होता है फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो कर रहा है, इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, फ्लक्स ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा, तो यहां पर हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, क्योंकि दो चीज़ों में डिपेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे। तीसरी मैंने क्या कहा था कि थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आती है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया ए। अब यहां पर देखिए पहले हमने पढ़ा कि एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सही आंसर क्या है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर है हमें पता है कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो हम इसका फाइंड करेंगे लेंथ इनटू विड्थ करके, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन एरिया की हम डायरेक्शन कैसे निकालें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है। अगर आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट चीज़ें जितने भी हम इसके केसेस देखेंगे वो बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक लाइन नोट करें, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। अब इसका क्या मतलब हुआ वो चीज़ देखनी है। फर्ज करें हमारे पास ये क्या है, कोई भी एरिया है, अब हमें कोई कहता है कि भाई हमें इसकी डायरेक्शन निकाल के बताओ, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस लाइन पे गौर करें कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। ये हमारे पास क्या है, एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो मैं कहूँगा कि इस एरिया की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी, इस तरफ। अब ये जो एरिया वेक्टर है ये इस प्लेन सरफेस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 का बना रहा है, तो हमारे पास इस प्लेन सरफेस की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। अब हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि क्या इस तरफ भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अब भी देखें ये प्लेन सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन हम इसकी आउटवर्ड भी ले सकते हैं, डायरेक्शन हम इसकी इनवर्ड भी ले सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जस्ट डायरेक्शन का फ़र्क आएगा, नेगेटिव का साइन साथ में लग जाएगा, ठीक है। अब हमें कोई कहे कि ये एरिया एलिमेंट इस तरह पैरेलल पड़ा हुआ है, अब हमें बताओ कि भाई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो फिर से वही लाइन याद करनी है। ये जो लाइन है ये बुरे ख्वाब की तरह याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस टॉपिक की। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, फिर से आ गया प्लेन सरफेस, मैं कैसे एरिया वेक्टर बनाऊं कि इससे प्लेन परपेंडिकुलर हो, तो मैं कहूँगा इसका एरिया वेक्टर ये है। अब क्या है, ये एरिया वेक्टर इस प्लेन सरफेस से कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा प्लेन सरफेस के।
अब यहाँ पर भी इसकी एरिया वेक्टर डायरेक्शन हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, प्लेन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको हल्का सा बस पिक्चर के जरिए से भी समझ लेते हैं। अगर हमारे पास ये एरिया एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एरिया एलिमेंट है, और हमारे पास ये क्या है कि ये एरिया एलिमेंट है कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, इस तरह से पड़ा है। हमें क्योंकि इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, तो मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। तो इसकी जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ठीक है। अब अगर इस तरह से प्लेन पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये कोई प्लेन है जो इस तरह से पड़ा हुआ है, हमें कहते हैं कि इसकी बताओ भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो हम कहेंगे कि वही लाइन पुरानी सोच रही है कि परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, तो हम कहेंगे कि इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। अब हम क्या देखने लगे हैं कि हमारे पास फार्मूला कौन सा था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फाई हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हमें पता है कि फर्स्ट ईयर के सेकेंड चैप्टर में फिजिक्स के हम पढ़ के आ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एलिमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एलिमेंट हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फ्लक्स हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और हमें पता है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा, कि थीटा हमारे पास असल में है क्या, यहाँ पे आ गया थीटा। अब हमें क्या पता कि ये थीटा किन दो चीज़ों के दरमियान हमारे पास एंगल है। तो याद रखें इस चीज़ में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास तकरीबन 3-4 क्वेश्चन इस तरह हमारे पास हैं केसेस में कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा। तो उसमें ये एरिया वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं पता चलता कि थीटा जो एंगल है वो प्लेन सरफेस के साथ है या वेक्टर एरिया के साथ है, तो वो चीज़ गौर से इसकी चेक करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, कि हमारे पास जो थीटा है ये किस किस चीज़ के दरमियान में एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में। आगे आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट कंफ्यूज किस में होते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास क्या है कि वही प्लेन सरफेस है कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही हैं, ठीक है। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई इसमें से पास कर रही हैं। अब हमें कोई पूछे कि इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, इस तरह से ये एरिया पड़ा हुआ है, और मैंने क्या कहा था परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस होगी तो इस तरह से डायरेक्शन इसकी होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास क्या है, एरिया की डायरेक्शन है। अब दोनों में एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज किस चीज़ में होते हैं, वो चीज़ बताते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि ये जो थीटा है ये एंगल है किस किस चीज़ के दरमियान में, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन सरफेस के दरमियान में। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन सरफेस के दरमियान में हो तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्लेन सरफेस, इसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेकिन मैंने क्या कहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका वेक्टर एरिया हमारे पास किधर होगा, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, वेक्टर एरिया भी इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना, 0 डिग्री। तो अगर हम प्लेन सरफेस के साथ लें फिर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये तो बात उल्ट होगी। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थीटा हमारे पास जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान है, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन सरफेस के दरमियान नहीं है। ये चीज़ याद रखनी है। अभी नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो 6th पॉइंट आता है वो क्या है, केस 1 मैक्सिमम।
केस 1 हमारे पास क्या है, व्हेन द फ्लक्स इज मैक्सिमम। कैसे हम एरिया को रखें कि हमारे पास फ्लक्स या आए, मैक्सिमम आए। इसको शुरू करने से पहले एक लाइन इसमें ऐड करें कि व्हेन द प्लेन सरफेस, when the plane surface is held perpendicular to electric field lines, then the flux is मैक्सिमम। कि कब हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा, व्हेन द प्लेन सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन द फ्लक्स इज मैक्सिमम। यहां पर हम सोचते हैं कि भाई ये इसने क्या कह दिया है कि अगर हमारे पास ये जो प्लेन सरफेस है, इसको हम क्या करें, परपेंडिकुलर रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। क्या रखें, परपेंडिकुलर रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो हमारे पास क्या होगा कि जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। अब इसमें कैसे, किस तरह से मैक्सिमम होगा वो चीज़ हम देखते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये प्लेन सरफेस है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो हमारे पास जब वो लाइन इस प्लेन सरफेस में से गुजरेंगी तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि अगर इस तरह से एरिया पड़ा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस इसमें से गुजरेंगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसको हम फार्मूले के ज़रिए से कैसे देखें। यहाँ पे देखें कि हमारे पास फाई ई क्या था, ई ए कॉस थीटा। और यहाँ पर देखें मैंने क्या कहा था कि थीटा किस किस चीज़ के दरमियान एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन सरफेस के दरमियान में नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर एरिया यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ है इस डायरेक्शन में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर एरिया बनेगा। यानी कि इस तरह से हमने एरिया को रखा है तो वेक्टर एरिया किधर बनेगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास किस तरफ हैं, इसी तरफ। वेक्टर एरिया भी इसी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी तरफ। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर जो हम पुट करेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। और हमें पता है कि कॉस 0 हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। व्हेन द प्लेन सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन द फ्लक्स इज मैक्सिमम। इसको दोबारा थोड़ा सा, अब देखिए प्लेन सरफेस हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम एंगल 90 डिग्री ले लेंगे कि हमने जी प्लेन सरफेस क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है तो हम इसमें 90 डिग्री ले लें, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो थीटा होता है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया एलिमेंट के दरमियान, वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल होता है, प्लेन सरफेस के दरमियान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम एंगल क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान जो कि 0 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान जो कि हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। अब हम देखने जा रहे हैं कि व्हेन द फ्लक्स इज मिनिमम, कि कब हमारे पास फ्लक्स मिनिमम होगा। तो चेंजिंग सिर्फ ये करनी है कि व्हेन द प्लेन सरफेस इज हेल्ड पैरेलल, पहले क्या था परपेंडिकुलर, कि व्हेन द प्लेन सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन द फ्लक्स इज मिनिमम। अब हमने क्या करना है कि ये जो प्लेन सरफेस जो हमने इस तरह से रखी थी, अब हम इस प्लेन सरफेस को इस तरह से रखेंगे और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या आ रही हैं, इस तरह से आ रही हैं। प्लेन सरफेस इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और प्लेन सरफेस के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। लेकिन वेक्टर एरिया एलिमेंट हमारे पास इस प्लेन सरफेस का कहाँ पर है, इस तरह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से गुजर रही हैं, इस तरह से। यहाँ पर उसी तरह देखें कि ये देखिए हमारे पास प्लेन सरफेस है, वेक्टर एरिया उसका ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ। तो हमारे पास फ्लक्स किस तरह से मिनिमम होगा वो चीज़ चेक करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या था, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा।
अब थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से गुजर रही है, इस तरह से, वेक्टर एरिया कितना है, ऊपर की तरफ है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। और हमें पता है कि थीटा की जगह हम 90 डिग्री जब पुट करेंगे ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 हमें पता है कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 0। इसीलिए हमारे पास फ्लक्स क्या है, मिनिमम, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस 90 0, और फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको ज़रा हल्का सा किताब से भी समझते हैं। देखिए ये हमारे पास पैरेलल एरिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो फर्ज करें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो 2 ऊपर से गुजर जाएंगी, 2 नीचे से गुजर जाएंगी। इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरेंगी। तो फ्लक्स तो यही होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया में से गुजरें, तो जब एरिया में से गुजरेंगी ही नहीं, कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी, तो फ्लक्स कहाँ से होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब प्लेन सरफेस पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा या मिनिमम होगा। अब नेक्स्ट हम इसका आखिरी केस देखने लगे हैं कि जो अगर ये एरिया है ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन में हो, यानी कि ना ये एरिया इस तरह हो, ना ये एरिया इस तरह हो, बल्कि ये एरिया इस तरह से हो, थोड़ा सा क्या हो, इंक्लाइंड हो, तब हमारे पास जो वेक्टर एरिया है वो किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस मैंने कहा था, तो वो इस तरह से होगा, यानी ऐसे ऊपर की तरफ। प्लेन सरफेस से क्या बना रहा है, 90 डिग्री का। तो फिर हमारे पास जो फ्लक्स है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इंक्लाइन प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है और इसके बीच में से गुजर रही है, और यहाँ से क्या निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही हैं, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो फिर हम कैसे फ्लक्स मालूम करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर तो वही देखें कि हमने एरिया इंक्लाइन रखा हुआ है, प्लेन सरफेस इंक्लाइन रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ जा रही हैं, और एरिया वेक्टर इसका किस तरह बनेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब थीटा हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ के दरमियान एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। तो यहाँ पर थीटा कहाँ पर रहेगा, ये जो थीटा है। अब ये जितना भी थीटा होगा हमारे पास 30 डिग्री हो या 60 डिग्री बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू इसकी जगह पर रख देंगे। तो हमारे पास इंक्लाइंड अगर प्लेन हो तो अब फ्लक्स कितना होगा, तो उसकी हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। ये जितना भी थीटा हो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दें तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू निकल आएगी। अभी नेक्स्ट जो आखिरी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है। फाई हमारे पास क्या है, ई ए। अब यहाँ पर देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फील्ड ऑफ फोर्सेस में हम देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, न्यूटन पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की हमारे पास यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फ्लक्स की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास क्या होगी, फ्लक्स की यूनिट होगी। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर अगर हम क्या करते हैं, इस पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा था फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड फ्लक्स। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हमारे पास वेक्टर एरिया, और तीसरी हमारे पास थीटा भी डिपेंड करती है। थर्ड चीज़ हमने देखी फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया देखी कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा देखा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। केस 1 देखा कि मैक्सिमम कब होगा कि जब हमारे पास प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मिनिमम कब होगा कि जब हमारे पास प्लेन सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।